हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी एल5एस अकेडमी और आप सभी का स्वागत है फटाफट करंट अफेयर सीरीज़ फॉर पीसीएस में। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, स्पेशली फॉर हरियाणा पीसीएस एंड तेलंगाना पीसीएस, जो कि एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। और इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि जनवरी टू जून के सारे करंट अफेयर्स हम कवर करें और क्विकली रिवाइज कर लें एंड सब्जेक्ट वाइज ये सीरीज़ आएगी। तो लेट्स बिगिन। पहले हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ अबाउट डिजिटल राइट्स। तो डिजिटल राइट को हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमें डिजिटल राइट्स भी चाहिए आजकल। तो डिजिटल राइट्स क्या है? पहले यूरोपियन कमीशन इज इन अ ग्लोबल फर्स्ट प्रपोज्ड अ सेट ऑफ डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल रिसेंटली। किसने किया है? यूरोपियन कमीशन ने। देन लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर किसने दिया है? हरियाणा ने। कौन से एक्ट से दिया है? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 से, जो कि 15 अगस्त 2022 से लागू होगा। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन इससे इफेक्ट होंगे या कौन कौन से प्रोविजन इसमें आते हैं? आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 16 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी which provides for the protection of certain rights to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business। ठीक है। नाउ हैदराबाद डिक्लेरेशन किसके लिए है? ई गवर्नेंस के लिए है। ये याद रखना, हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस अडॉप्ट हुई है, लेकिन हैदराबाद डिक्लेरेशन किसके लिए? ई गवर्नेंस के लिए। 24th नेशनल ई गवर्नेंस हुई थी कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन निकालता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। किसकी पार्टनरशिप में? JNK की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निकाला है, और 20 डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के, उनके लिए निकाला है। लेकिन जो और डिस्ट्रिक्ट और भी जब DGCI आता है तो उसको यही डिपार्टमेंट निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस ही निकालता है। ठीक है। देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया का रैंक 85th हो गया। कितनी कंट्रीज़ में से हुआ है? 180 कंट्रीज़ में से हुआ है। पिछली बार इंडिया का रैंक 86 था, स्कोर इस बार 40 है। और टॉप में कौन है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड। देन ओपन डाटा वीक OWD किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है। और कहीं के लिए क्या है? टू एनकरेज अडॉप्शन ऑफ ओपन डाटा एंड प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस इंडियन अर्बन इकोसिस्टम। ठीक है। देन OSCE क्या है? क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। कितने मेंबर हैं? 57। और कहाँ से स्टेट्स आते हैं इसमें? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया से। देन शेरपा। अब शेरपा एक जो आपके साथ माउंटेन में जाते हैं वो भी होते हैं, और एक शेरपा एक ऐसा व्यक्ति होता है या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द लीडर ऑफ ए मेंबर कंट्री एट एन इंटरनेशनल समिट सच एज G8 या G20 में, जो कि किसी भी लीडर को रिप्रेजेंट करता है, उसको शेरपा बोलते हैं। ठीक है। देन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया का जो पासपोर्ट है थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, 2021 के क्वार्टर में इंप्रूव किया, अब 83rd रैंक आ गया। पिछले साल 90th रैंक था। जयपुर और सिंगापुर, जापान एंड सिंगापुर टॉप रहे हैं इंडेक्स पे। ठीक है। अब इंडिया इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस, तो 150 विलेजेस डेवलप करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उसमें से 75 जो विलेज होंगे विल बी कन्वर्टेड इन फर्स्ट ईयर टू कमर्शरेट 75th ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 75 साल आज़ादी के उसको सेलिब्रेट करने के लिए किए जाएंगे। कौन कौन करेगा? विलेज ऑफ एक्सीलेंस किस किस के बीच में है? इंडिया इजराइल। आपको ये याद रखना है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस किसके बीच में है? इंडिया और इजराइल। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। कौन कौन से आर्टिकल इससे प्रभावित होते हैं या किस किस आर्टिकल से ये प्रभावित होता है? अनुच्छेद 29 दैट इज आर्टिकल 29, जिसमें कि देखो माइनॉरिटीज़ की ऐसी कोई बात की नहीं गई है आर्टिकल 29 में, बट आर्टिकल 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स कहता है, तो ऐसी कोई माइनॉरिटी की बात नहीं हुई। लेकिन आर्टिकल 30 में ही हमें स्पेसिफिकली मिलता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देन आर्टिकल 358 है, जिसमें कि कहा गया है फैसिलिटेशन फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। फिर एक आर्टिकल 350B है, जिसमें स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। देन आर्टिकल 25 है, जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीज अफेयर आर्टिकल 26। फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ, आपको टैक्स कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आपको टैक्स नहीं देना, वो आर्टिकल 27 है। और ये सब आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 28 में है कि आपको कोई भी जोर ज़बरदस्ती कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप अटेंड नहीं करनी है। ठीक है। देन आर्टिकल 347 पे आ जाते हैं। देखो यार, ये तो फंडामेंटल राइट्स तो 25, 26, 27, 28 सबको याद रहती है, 29, 30। लेकिन 350B में किसकी बात की गई है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की। ठीक है। देन आर्टिकल 347 में क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ ए स्टेट। ठीक है। स्टेट में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होंगी उसकी बात करता है। आर्टिकल 350 क्या कहता है? लैंग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेजेंटेटिव्स
फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1993 में 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया था। कौन कौन सी थी? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियन, जिनको पारसीज भी बोलते हैं। अब 2014 में अमेंडमेंट करके जैन को भी माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। तो 2014 में ऐड की गई थी, जैन्स को ऐड किया गया था। इंडिया आउट कैंपेन कहाँ चला था? मालदीव्स में चला था। क्यों चला था? क्योंकि मालदीव्स में क्या है कि बहुत सारे इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं और उन्हें लगता है कि उनका जो उथूरी तिलाफो अटॉल है वो इंडियन नेवी के पास चले जाएगा, इसलिए वहाँ के लोगों ने इंडियन आउट कैंपेन स्टार्ट किया था। फिर उन्हें समझाया, फिर वो चिल हो गए थे उसके बाद, ठीक है। म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल, अब म्यूनिक देखो जर्मनी में है और ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है, कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था। तो म्यूनिक जर्मनी में है, ठीक है, और ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं है, वर्ल्ड लीडिंग फोरम है, एनुअल कॉन्फ्रेंस है सिक्योरिटी पॉलिसी पे, ठीक है, और जर्मनी में होती है 1963 से। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये बड़ा याद रखना कि डोंस्टेक एंड लुहांस्क रीजन, इसमें यार ये जो है अभी इसमें बवाल चल रहा है क्योंकि रशिया इस पर कब्जा कर लिया है, बल्कि डोंटेक्स पे, तो है ना। तो रशिया और यूक्रेन के ये हैं तो पार्ट्स यूक्रेन के, लेकिन यहाँ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रशिया ने इन पे अभी ताबड़तोड़ गोलाबारी कर रखी है और इन दोनों को, डोंस्टेक को और लुहांस्क को मिलके डॉनबास रीजन बोलते हैं। तो ये पूछ सकता है आपके डॉनबास रीजन किस किस को मिलके बनता है, तो वो है डोंस्टेक एंड लुसांक या लुहांस्क, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, किस किस के बीच में? रशिया के बीच में और जर्मनी के बीच में। कौन से सी से गुजरती है? बाल्टिक सी से, बस ये याद रखना। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? एक गैस पाइपलाइन है रशिया और जर्मनी के बीच में, जो कि बाल्टिक सी से गुजरती है। दैट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 338 था पहले, एक ही था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक ही था। फिर 89th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में, जिसमें कि आर्टिकल 338A बनाया गया, उसके बाद 338B भी आ गया है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। तो अभी 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पर्टेन करता है। देन बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक जिसको बोलते हैं। अब इसकी मैं देखो इसकी पहले कंट्रीज याद करा देता हूँ आपको। BBIN याद रखना, प्लस म्यांमार स्टैंडर्ड टाइम MST, ठीक है। तो M से तो म्यांमार हो गया, S से आपका श्रीलंका हो गया, T से थाईलैंड हो गया। ये BBIN में भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल है, ठीक है, याद रखना BBIN, ठीक है। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और MST म्यांमार स्टैंडर्ड टाइम, S फॉर श्रीलंका एंड T फॉर थाईलैंड। ये 7 कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक में। बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो भी है कंट्रीज़ हैं ये, ठीक है, और इनके डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन करना है हमें, ठीक है। इसकी जो समिट हुई थी वो वर्चुअली हेल्ड हुई थी और इस बार कोलंबो में हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका सेक्रेटेरिएट मैं आपको बताऊं ढाका में है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका में है। ढाका कहाँ है? कैपिटल है बांग्लादेश की। देन बुचारेस्ट 9 B9 के नाम से भी जाना जाता है। ये वो 9 नाटो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नाटो ज्वाइन किया था। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नाटो ज्वाइन किया था आफ्टर द कोल्ड वॉर, ठीक है। अब ब्लैक सी एक बार देखो यार, हम ऐसे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, लेकिन आप जाके ना एक बार मैप में देख लोगे ना तो बढ़िया अच्छा होगा। किस किस के बीच में? सदर्न यूरोप और एंटोलियन पेनिनसुला के बीच में। एंटोलियन पेनिनसुला टर्की में है, याद रखना, ठीक है। तो एंटोलियन पेनिनसुला कहाँ है? टर्की में है। अटलांटिक ओशन और वेरियस स्टेट्स हैं यहाँ पे, है ना। जो एक बॉस्फोरस स्टेट है जो सी ऑफ मरमारा को जोड़ता है ब्लैक सी से, ठीक है। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा से कौन जोड़ता है? बॉस्फोरस स्टेट। एंड स्टेट ऑफ ड्रेंडलीज है, वो उसको एजियन सी से जोड़ता है, एजियन रीजन को मेडिटेरियन से जोड़ता है। तो एक बार जाके आप मैप में देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन MRCC क्या है? मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है। देखो यार क्या है कि बहुत सारी मैरीटाइम चल रहा है, तो मैरीटाइम में मतलब समुद्र में काम आराम से हो सके उसके लिए MRCC इस्टेब्लिश किया, ठीक है। भारत गवर्नमेंट करेगी, किसकी? इंडियन, हमारी तरफ से इंडियन एक PSU जाएगा, उस PSU का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको बेल के नाम से जाना जाता है। कहाँ बनेगा? कोलंबो में बनेगा। और इट इज़ इन लाइन विद द नेटवर्क अंडर द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होगा और कोस्ट गार्ड इंडिया की तरफ से कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी, ठीक है। देन ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फ्रंट। देखो 2 चीज़ें याद रखना, एक है GIP, ठीक है। GIP है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। अब ये ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप किस किस के बीच में है? ये इंडिया और UK के बीच में है। तो TDC फंड बनाएंगे हम एक, तो उससे जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन जिसको भी हमारे साथ काम करना है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेक्टर में, वो काम कर सकता है इस फंड से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है,
ठीक है। अब TDC क्या है, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड क्या है, इंडिया जो इसमें तो फंड चैनलाइज होंगे, आएंगे जाएंगे, वो TDC के थ्रू जाएंगे इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो इंडिया ने TDC बनाया है, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड, ठीक है। अभी बनाया क्यों गया कि क्या हो रहा था कि चाइनीज़ जो है सबको पैसा दिए जा रहे थे और अपने डेप्ट के अंदर डुबो दे रहे थे, ठीक है। वो इनकी पॉलिटिक्स थी या उनकी डिप्लोमेसी थी कि कंट्रीज को कैसे अपने सब्जुगेट करें, तो इकोनॉमिक सब्जुगेशन चल रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड बनाया। तो GIP बनाया गया। GIP किस किस के बीच में, इंडिया एंड UK के बीच में, टू प्रमोट इनोवेशन एंड सिनर्जी इन इमर्जिंग फील्ड्स। अब इट विल डेवलप एन ओपन एंड इंक्लूसिव मार्केट प्लेस, और एक बाजार भी बनाएंगे फॉर क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन ट्रांसफ़र, आराम से हो सके, ठीक है। दैन एक रैम प्रोग्राम है। रैम प्रोग्राम की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सलेटिंग MSME परफॉर्मेंस। किस कमेटी की रिपोर्ट पे बनाई गई थी, UK सीना कमेटी की रिपोर्ट पे बनाई गई थी 2019 में। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर बनाई है, 2022 से लेके 2026 तक की स्कीम है। और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, जो MSME कोविड हिट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको बताइए कि कितना नुकसान हुआ, तो उसको डेवलप करने के लिए रैम प्रोग्राम बनाया गया है। देन इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम IONS, ठीक है। इसमें 24 नेशन है, जो कि या तो उनका एरिया इंडियन ओशन से लगता है या इंडियन ओशन में है या पार्शियली हैं, कुछ है, ठीक है। इसमें यूनाइटेड किंगडम मेंबर है, याद रखना, ठीक है। 2 की यूनाइटेड किंगडम लगता नहीं है, लेकिन ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की वजह से यूनाइटेड नेशन इसका मेंबर है। और मेंबर्स इसके 8 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, तो चाइना ऑब्जर्वर मेंबर है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे मेंबर हैं इसमें, ठीक है। और फ्रांस रीयूनियन आइलैंड्स की वजह से है। तो ये 2 याद रखना आप कि इसके मेंबर यूनाइटेड किंगडम भी है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, और रीयूनियन आइलैंड है फ्रांस की वजह से, ठीक है। JNK डिलिमिटेशन कमीशन। देखो डिलिमिटेशन क्या होता है कि हम जो अब हमारे एरिया का MLA को होता है, एक MP होता है, तो वो डिसाइड करेंगे ना भाई कौन सी A कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से लोग आएंगे, B कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से लोग आएंगे, कहाँ से मतलब कौन से पॉइंट से लेके कौन से पॉइंट तक A कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, कौन से पॉइंट से लेके कौन से पॉइंट तक B कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो इसी एक्सरसाइज को डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। तो JNK में आपको पता है यूनियन टेरिटरी बनी थी, बट इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। तो वहाँ इलेक्शन होने हैं, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस थे, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनको हेड बनाया गया JNK डिलिमिटेशन कमीशन का। अब कौन से आर्टिकल में बनता है, आर्टिकल 82, पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसेक्स विच इस्टेब्लिशेज अ डिलिमिटेशन कमीशन। और स्टेट्स के लिए आर्टिकल 170 में बनता है। पिछली बार 2002 में के 2002 के सेंसेक्स के बाद बनाया गया था, लेकिन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है 2002 के जो जनसंख्या है उसके बेस पे। तो 2002 की जनसंख्या के बेस पे जो सीट्स हैं भी 2026 तक फ्रीज कर दी गई हैं बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। डिलिमिटेशन कमीशन जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ इन क्लोज कोलैबोरेशन वर्क करता है। और उसको जो है उसके जो ऑर्डर्स हैं वो लॉ की तरह काम करते हैं, और उसकी जो रिपोर्ट होती है, जो फाइनल रिपोर्ट होती है, उसको आप कोर्ट के बिफोर क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं आज के टाइम पर? 34 जजेस हैं। अभी अमेंडमेंट करके स्टैंड बढ़ाई गई थी, 31 से 34 की गई थी। अभी फुल स्टैंड पे वर्क कर रहा है। और आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 डील करता है किससे? स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी। और आर्टिकल 124(2) किससे डील करता है कि चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट। तो ये आप आर्टिकल जल्दी देख लेगा। देन प्रेसिडेंशियल पोल होने वाले 2022 में, आपको पता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। जो बीजेपी का लेड गवर्नमेंट है, एनडीए की तरफ से जो है द्रौपदी मुर्मू जी को नॉमिनेट किया गया है, और वहाँ से जो अपोजिशन है वो यशवंत सिन्हा जी, जो कि IAS ऑफिसर भी थे शायद इनिशियली, उनको प्रपोज़ किया गया है। तो क्या क्या चाहिए होता है? 50 प्रपोजर, 50 सेकेंडर लगते हैं आपको अगर नॉमिनेशन फाइल करना है। और इलेक्शन में मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट लेते हैं, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, बट नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं इलेक्शन में, ठीक है, बट रिमूवल में पार्ट लेते हैं। याद रखना, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते हैं, बट आपके इलेक्टेड मेंबर लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल 54 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अभी MP की वैल्यू की वोट 708 है,
जो कि इस बार कम हो जाएगी, 700 हो जाएगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइम लेजिस्लेचर नहीं है। जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था इलेक्शन तब 494 थी, ठीक है। और एमएलए के वोट भी स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग है हर स्टेट की, ठीक है। तो एमएलए का वोट सेम करेगा, बट हर एमपी का वोट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। उसको वैसे डिवाइड किया जाता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली हाईलाइटेड दैट दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन कैनॉट स्किप इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू कंडक्ट पोल्स टू लोकल बॉडी इन एवरी 5 ईयर्स। तो आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया इसलिए गया था कि वो पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को कंडक्ट करें। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट ऑल इलेक्शन टू पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़, ये आर्टिकल 243 और 243 ZA बोलता है, ठीक है। तो और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, और उसकी जो सैलरी और अलाउंस होते हैं वो हाई कोर्ट की जज की तरह होते हैं। उसको रिमूव भी एक हाई कोर्ट की जज की तरह ही किया जाता है, मतलब उसका इम्पीचमेंट होगा, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ा वरी दिखाया कि भाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है उसमें बहुत सारी वैकेंसी है, तो उन्होंने बोला कि जल्दी फुलफिल करो। अब ये सुप्रीम कोर्ट ये सब करता कैसे? अपना एक आर्टिकल 142(1) है। अब आर्टिकल 142(1) जो है ना, वो एक मतलब क्या बोले, वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, आर्सेनल की तरह है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंदर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में आर्टिकल 142 के अंदर कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 323A में है, ठीक है। 323A में बनाई गई थी, और CPC से बाउंड नहीं है वो, डैट इज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस चलते हैं जो ट्राइब्यूनल्स होती हैं, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड ISC। ISC का मतलब है इंटर स्टेट काउंसिल। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 263। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन इसके मेंबर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे, और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज एट मेंबर्स, और यूनियन होम मिनिस्टर इसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो इंडियन इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। याद रखना, आर्टिकल 263 में बनाई जाती है। किसकी रिकमेंडेशन पर बनाया गया था? ये सरकारिया कमीशन की, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो। तो दैट वाज ऑल इन द पॉलिटी सेक्शन। कल हम आप लोगों को इकोनॉमी का सेक्शन बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।